साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी से शुरू की गई। विभिन्न जिलों से होते हुए ये परिवर्तन यात्रा कल से आपके फैजाबाद जिले में चल रही है और फैजाबाद जिले का आज ये आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद इस परिवर्तन यात्रा को पूरे देश भर में भी ले जाने का प्लान है। तो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों निकालनी पड़ी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हम लोगों को क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो दुनिया में 8वें अजूबे बने हुए हैं। 7 अजूबों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग 8वें अजूबे हैं। 8वें अजूबे क्यों है? क्योंकि जब 1931 में जनगणना हुई आज़ाद भारत में, तो 73-74 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। इसीलिए तो 8वें अजूबे कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारी संख्या है। क्योंकि 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी 52%। तब बांग्लादेश भारत में था, तब पाकिस्तान भारत में था। अगर आज की तारीख में हमारी जनगणना किया जाए तो हमारी आबादी 60 से 65% के बीच में हो सकती है, ऐसा अनुमान है। तो जो इतनी बड़ी आबादी है, पिछली सरकार नरेंद्र मोदी की 31% वोट पर बनी थी। इस बार की सरकार लगभग 36% वोट पर बनी है। तो 31% वोट पर सरकार बन रही है और 60% वोट वालों की गिनती नहीं हो रही। 31% वोट पर सरकार बन रही है और जिसका 60% वोट है उसकी जनगणना तक नहीं हो रही, उसकी गिनती तक नहीं हो रही। लोकतंत्र में हमको भी तो वोट डालने का अधिकार है। हमारे वोट के बगैर किसी की सरकार तो बनती नहीं है। जिसकी भी सरकार बनती है हम ही वोट देते हैं, तभी सरकार बनती है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? तो उसका कारण ये है कि हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गिनती में जब हम मुंडी गिनेंगे तब हम 52% हैं, 60%। लेकिन हम दिमाग से कब 52% 60% हैं? हम अपने को कितना ओबीसी मानते हैं? अगर आप एक चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक आदमी से पूछो कि हाँ भाई क्या हो, तो बोलेगा मैं यादव। दूसरे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं पटेल हूँ, कुर्मी हूँ। तीसरे आदमी को पूछो क्या हो, तो बोलेगा मैं मौर्य। चौथे आदमी को पूछो क्या हो, तो बोलेगा निषाद हूँ। 5वें आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा राजभर हूँ। 6ठे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं चौहान हूँ। 7वें आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा चौरसिया हूँ। तो जितने लोगों को आप पूछ रहे हो वो सब अपनी अपनी जाति का नाम बता रहे। कोई ये बता रहा मैं ओबीसी हूँ, आपको कोई भी ओबीसी नहीं मिला। इसका मतलब हम ओबीसी हैं, इसकी जागृति हमारे अंदर नहीं। हम ओबीसी हैं, संविधान हमको ओबीसी मानता है, मगर हम अपने को ओबीसी नहीं मानते। और जब हम अपने को ओबीसी नहीं मानते, अपने को यादव, कुर्मी, मौर्य, गरड़िया मानते हैं, निषाद, राजभर, चौहान मानते हैं, तो हमारी संख्या 52% कैसे रहेगी? तब तो हमारी संख्या जाति के आधार पर, जाति जाति के नाम पर डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी। और जब बट जाएगी तो हमारी ताकत नहीं बनेगी। जैसे 5 उंगली है, एक एक उंगली से मारो, किसी को चोट लगेगी? नहीं लगे। लेकिन मुक्का बना के मारो तो बतीसी बाहर आ जाएगी अगले की। तो कहने का मतलब यह है कि एकता में ताकत है। जब हम अपने को ओबीसी मानेंगे तब हम 52% हैं, तब हम 60% हैं। लेकिन जब हम अपने को यादव, कुर्मी, कोयरी मानेंगे तब हम कहाँ 52% हैं, तब हम कहाँ 60% हैं। तब हम जाति जाति को अपने को मान रहे हैं और जाति जाति का नेता ढूंढ रहे हैं। अधिकार मिला है ओबीसी के नाम पर, लेकिन नेता चाहिए जाति के नाम पर। हर बिरादरी को अपनी बिरादरी का नेता चाहिए। तो जिन ब्राह्मणों ने हमको अधिकार वंचित किया है वो हमारे बीच में एक एक बिरादरी वाले को भेज देते हैं या वो खुद आ जाता है। तो क्या कहता है भाई, सारी बिरादरी के लोग तो आगे चले गए, बस अपनी बिरादरी बची हुई है, बस इसी को आगे ले जाना है। तो बिरादरी का आदमी क्या सोचता, भैया जब सब बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही बिरादरी बची हुई है, तो इसको आगे ले जाना है। तो नेताजी आए हैं, इनके पीछे लग जाओ, ये आगे लेकर जाएंगे।
तो हर बिरादरी का आदमी अपने बिरादरी के नेता के पीछे लग जाता है। और बिरादरी के नेता के पीछे जब बिरादरी इकट्ठा हो जाती है तो बिरादरी का नेता यहाँ नहीं रुकता, वो सीधे दिल्ली जाता सोनिया गांधी के पास और सोनिया गांधी को पूछता है हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे साथ हैं, कितना दे रहे हो? अगर सोनिया गांधी थोड़ा रेट कम लगाती है तो अमित शाह के पास चला जाता है और कहता हमारी बिरादरी के इतने लोग इकट्ठा कितना दे रहे हो? आपका सौदा हो जाता है, आपका सौदा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता, भेड़ को पता नहीं चलता, वैसे बिरादरी का नेता बिरादरी का सौदा कर लेता है, बिरादरी को पता नहीं चलता। परिणाम ये होता है कि वो छोटी गाड़ी से चल रहा होता है तो बड़ी गाड़ी से चलने लगा। विधायक सांसद वो नहीं रहता तो विधायक सांसद हो जाता है, मंत्री हो जाता है, भ्रष्टाचार करके थोड़ा बैंक बैलेंस भी बना लेता है, थोड़ा घर भी बड़ा कर लेता है, लेकिन हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है और ना वो हमारे किसी समस्या के बारे में विधानसभा या लोकसभा में बोलने का कोई काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? हम जाति के नाम पर नेता चुन रहे हैं और वो जाति का नेता जा करके हमको बेचने का काम कर रहा है और हमारी आने वाली जनरेशन को जो लोग गुलाम बनाना चाहते हैं उनके साथ में खड़ा, क्योंकि वो जब पार्लियामेंट में हमारे हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहा है। हम लोग सभी लोग बिरादरी की इज्जत के नाम पर बिरादरी वाले को जिताते रहते हैं ना। कोई कांग्रेस से टिकट लेके आया तो हम लोग क्या कहें, अरे चलो बिरादरी का आदमी है, बिरादरी की इज्जत बचाना। कोई बीजेपी से टिकट लेके आया तो हम क्या कहते हैं, चलो बिरादरी का आदमी है, बिरादरी की इज्जत बचानी। हम उसकी इज्जत बचाते हैं, उसको वोट देते हैं, वो हमारी इज्जत विधानसभा लोकसभा में बचाता है? वो हमारी इज्जत विधानसभा लोकसभा में नहीं बचाता है, हमारे किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलता। वाली संसद का सत्र चल रहा था, किसी नेता ने कहा कि भैया इस जनगणना में पिछड़े वर्ग की भी जनगणना होनी चाहिए, ऐसा किसी सांसद ने बोला? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसको पता है कि इनको तो जाति के नाम पर वोट मिल जाता है, धर्म के नाम पर वोट मिल जाता है। जब जाति और धर्म के नाम पर इनका वोट लिया जा सकता है तो इनका काम करने की क्या जरूरत है, इनके फेवर में बोलने की क्या जरूरत है? तो जाति और धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। तो इस मगर हम नेता बनाते हैं जाति के नाम पर। तो अब जाति क्या हमारे बाप दादा ने बनाई? अच्छा चलो, हमारे बाप दादा ने अगर जाति बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने को ही नीचे रखे लाज जूता खाने के लिए? कम से कम जो बनाएगा तो विद्वान आदमी ना कोई चीज बनाता है। तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वो अपने को लाज जूता खाने के लिए व्यवस्था में नीचे रखेगा? अगर यादव, कुर्मी, कोयरी, चमार, पासी, धोबी, खटीक ने बनाई होती जाति तो अपने को ऊपर रखता ना, अपनी बिरादरी को सबसे ऊपर रखता। लेकिन हम में से तो कोई ऊपर है नहीं, हम तो सब नीचे हैं और ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। ब्राह्मणों ने सोचा अकेले तो इनका मुकाबला 3.5% के लोग इस देश के मूल निवासियों का मुकाबला कैसे कर लेंगे? ब्राह्मण 3.5% है और डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि ब्राह्मण यूरेशिया का रहने वाला है, विदेशी है। वो विदेशी है, 3.5% है। तो 3.5% विदेशी ब्राह्मणों ने सोचा कि इस देश की 90% आबादी का मुकाबला कैसे 3.5% के लोग कर सकते? कर नहीं सकते। कर नहीं सकते तो इनको जाति में बांटो और जाति जाति के नाम पर आपस में लड़ा दो। तो यादव कुर्मी से लड़ रहा है, कुर्मी यादव से लड़ रहा है, यादव कुर्मी से कोयरी लड़ रहा है, कोयरी से निषाद लड़ रहा है, निषाद से राजभर लड़ रहा है, राजभर से चौहान लड़ रहा है। जाति जाति में हम लोग लड़ रहे हैं ना। ओबीसी एससी से लड़ रहा है, एससी ओबीसी से लड़ रहे हैं। तो जब हम आपस में लड़ने से फुर्सत पाएंगे तब ना दुश्मनों से लड़ेंगे। आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब। हमको आपस में लड़ने में इतना उलझा दिया है कि हम दुश्मनों से लड़ने का फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। कैसे? और ये सारा का सारा झगड़ा ब्राह्मण लगाता है। कैसे? अभी 2017 चुनाव के पहले बड़ी अफवाह चली थी, सब यादव ले गए। चली थी कि नहीं चली थी? तो जितने भी कुर्मी, कोयरी, निषाद, राजभर, चौहान थे उन लोगों ने कहा यार सब यादव ले गए, अब की जो है बीजेपी को लाना, यही देगी हमको सर। क्योंकि उनको पढ़ाया गया भैया जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तब तो
मुलायम सिंह की सरकार होती तो ओबीसी का कोटा सब यादव ले लेते, और जब बीजेपी की सरकार होगी तब तो तुमको मिलेगा, तब किसको मिलेगा? तो हमारे लोगों ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार लाना है, और बीजेपी की सरकार लाया तो अब कोटा ही नहीं बचेगा, तो रिजर्वेशन कहाँ लोगे भाई? कोटा कहाँ है? सरकारी जगह है ना, तो कोई सरकारी चीज नरेंद्र मोदी बचने दे रहे हैं? सब तो बेच दे रहे हैं। जब कोटा ही नहीं बचेगा तो रिजर्वेशन कहाँ से लोगे? तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। कौआ कान ले गया, कान नहीं देखते, कौए को देखते कौन सी पेड़ पे बैठा है। उन्होंने कहा ले गए, हमारे लोगों ने मान लिया ले गए, कोटा पूरा ही नहीं हुआ। ब्राह्मण जब यादव के घर में जाता है तो यादव को क्या कहता है पता है? यादव जी आपका बड़ा लड़का क्या करता है? यादव जी कहते हैं हमारा बड़ा लड़का दूध बेचता है। तो कहता आपका छोटा लड़का क्या करता है? कहते वो भी दूध ही बेचता है। तो पंडित जी कहते हैं कि यादव जी नौकरी वोकरी नहीं मिली आपके बच्चे को? यादव जी कहते हैं पंडित जी बड़ी बेरोजगारी है, नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो पंडित जी कहते हैं बेरोजगारी क्यों है तुम्हारे लिए पता है? पंडित जी कहते, यादव जी कहते नहीं पता, नहीं पता। अरे पटेल जी को नहीं देख रहे हो? 3-3 ईंट भट्ठा है उनके पास, 3 बच्चे, तीनों नौकरी में है। तो यादव लोगों को नौकरी इसलिए तो नहीं मिल रही है, यादव की नौकरियों पर पटेलों ने कब्जा कर लिया है। अब यादव जी को लगता पंडित जी तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं। घी वो देते हैं, दूध तो पहले ही पिलाते हैं, दही तो खिलाते ही है, घी भी बांध के देते हैं, पंडित जी घर भी ले जाओ। घी वो बांध के यादव जी के घर से जब निकलते हैं तो गरीब पटेल जी के यहाँ पंडित जी पहुंच जाते हैं, और पटेल जी को पूछते आपका बड़ा लड़का क्या करता है? पटेल जी कहते पंडित जी खेती करता है। अच्छा छोटा वाला क्या करता है? कहते वो भी खेती करता है। अच्छा दोनों खेती, नौकरी नहीं मिली क्या? बोले नौकरी कहाँ मिलती, बड़ी बेरोजगारी है, तो बिजनेस ही करवा देते। तो पटेल जी कहते पंडित जी पैसे नहीं है, पैसे के बगैर तो बिजनेस होता नहीं। अच्छा तो तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं, क्यों नहीं है पता है? बोलते नहीं पता, नहीं पता। मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, ये बात पता है कि नहीं पता है? पटेल जी कहते नहीं ये बात तो पता है, मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके लड़के अखिलेश यादव भी रहे, ये भी पता होगा। पटेल जी कहते हाँ ये भी पता है। तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने मिलकर सारी नौकरियां यादव को दे दिया, तो पटेल को कहां से मिलेगा? पटेल को यादव के विरोध में भड़काया, यादव को पटेल के विरोध में भड़काया, और पटेल जी भी खुश हो जाते हैं, वो भी दान दक्षिणा देते। गठरी बात के फिर मौर्य जी के यहाँ आ गया, और मौर्य जी के यहाँ आ गया तो मौर्य जी को कहा कि मौर्य जी ओबीसी का जितना कोटा है यादव और पटेल ने तो कब्जा कर लिया, तुमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब ब्राह्मण ये नहीं बताता कि ओबीसी की संख्या 52% है। हम ब्राह्मणों ने 52 को 27 दिया, मतलब जिसको 52 रोटी की भूख है उसको 27 रोटी दिखाया, और केवल 6 रोटी खिलाया, बाकी तो खिलाया नहीं है, तो बताते नहीं। और मौर्य जी को यादव कुर्मी दोनों के विरोध में भड़काते कि ये लोग खा गए इसलिए नहीं मिल रहा है। फिर वही पंडित जी निकलते हैं तो चौहान के यहाँ, राजभर के यहाँ, निषाद के यहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यादव कुर्मी मौर्य ने मिलकर सारा आरक्षण खा लिया। उनको उनसे लड़ाने का काम करते हैं। फिर वही पंडित जी गौतम जी के यहाँ पहुंच जाते हैं और गौतम जी को कहते हैं गौतम जी जय भीम। गौतम जी खुश हो जाते हैं, अरे पंडित जी जय भीम बोल रहे, कितनी बड़ी बात हो गई। तो गौतम जी कहते हैं आइए आइए पंडित जी आइए आइए। अपनी बीवी को कहते हैं भाई चारपाई निकाल और पानी ले आ पंडित जी के लिए और चाय भी रख दे। तो गौतम जी खुश हो जाते हैं, पंडित होके जय भीम बोल रहे हैं। तो गौतम जी चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। जय भीम पंडित बोलता है तो ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि गौतम जी को पता नहीं है कि पंडित जी तो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जय भीम बोले बगैर वोट तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए जय भीम बोल रहे हैं। ये तो गौतम जी को राजनीति तो समझ में आती नहीं। तो पानी खाना खाने के बाद पंडित जी गौतम जी को कहते हैं गौतम जी देखो हम ब्राह्मण हैं, तुम चमार हो, लेकिन हम ये सब छुआछूत मानना बंद कर दिए। बाबा साहब अम्बेडकर कितने विद्वान आदमी थे, हम लोग समझ गए इसलिए ना जय भीम बोलते हैं। लेकिन गौतम जी ये यादव लोग कब सुधरेंगे? कभी जय भीम बोलते हैं क्या? ये पटेल लोग कब सुधरेंगे? चौरसिया कब सुधरेंगे? चौहान कब सुधरेंगे? मौर्य कब सुधरेंगे? ये नहीं सुधरने वाले, तो बाबा साहब को मानते ही नहीं। तुम्हारे असली दुश्मन तो यही है, बाबा साहब का नाम ही नहीं लेते।
और अगर गलती से कोई यादव कुर्मी कोयरी जय भीम बोल दे तो पंडित उसके कान में जाकर कहता, क्या कहता, चमार हो गए क्या, चमार हो गए क्या। तो वो सोचता है, यादव कुर्मी कोयरी सोचता है कि अरे जय भीम बोलने से साला यादव कुर्मी कोयरी से डायरेक्ट चमार पे चले जाएंगे, डिमोशन हो जाएगा, और छोड़ो झंझट में मत पड़ो, जय भीम मत बोलो। जो बोलता है उसको भी भड़काता है, और ना बोलने पर गौतम जी के यहाँ बैठकर ओबीसी के खिलाफ लड़ाई लगाने का काम करता है। फिर वही ब्राह्मण खटिक के यहाँ चला जाता, पासी के यहाँ चला जाता, और क्या कहे, अरे चमारों ने तो शेड्यूल कास्ट का सारे आरक्षण ले लिया, इसलिए तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो शेड्यूल कास्ट में भी लड़ाई लगाने का काम करता है। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए तो ब्राह्मण क्या कहता है, अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या। तो हमारा आदमी कहता हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बोलता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा आदमी कहता हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कुछ नहीं दिखाई, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारा आदमी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता 14 ही नहीं पैदा कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू गुलाम हो जाओ। तो क्या होता है, जो 3.5% का ब्राह्मण, अगर हम लोग संगठित हो जाते तो उससे मुकाबला करते। हमको पहले आपस में लड़ाया, पहले हमको आपस में लड़ाया ताकि हम आपस में चर्चा ना करें। जब यादव कुर्मी को दुश्मन मान लेगा, कुर्मी यादव को दुश्मन मान लेगा, मौर्य यादव कुर्मी दोनों को दुश्मन मान लेगा, चौहान निषाद राजभर यादव कुर्मी मौर्य तीनों को दुश्मन मान लेंगे तो आपस में इकट्ठा नहीं होंगे। शेड्यूल कास्ट वाला ओबीसी को दुश्मन मान लेगा तो वो आपस में इकट्ठा नहीं। पहले तो हमको तोड़ा, लेकिन अब उसको तो सबका वोट लेना है, तो सबका वोट लेने के लिए सबको मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। कितना शातिर है आपको समझना चाहिए। 3.5% जिसकी संख्या है उसने सबको तोड़ा पहले, और फिर सबका वोट लेने के लिए सबको मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। अब यादव कुर्मी से नहीं बोलेगा, कुर्मी यादव से नहीं बोलेगा, मौर्य यादव कुर्मी दोनों से नहीं बोलेगा, लेकिन वोट पंडित जी को सब दे देंगे। जो आपस में लड़ रहे हैं वो सब मुसलमानों के विरोध में पंडित जी को वोट दे देंगे। तो जो 3.5% का ब्राह्मण गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकता, वो हमको आपस में लड़ाकर और फिर मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर देश और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा कर लेता। फिर हमारी जनगणना नहीं करता, हमको हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं देता, और क्या कहता, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमानों का कब्जा कहीं नहीं है। देश की विधायिका पर जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, और जब बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस भी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ब्राह्मणों की पार्टी है, और बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। एक ब्राह्मण की पार्टी सरकार में रहती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी विपक्ष में रहती है, और जब वो सरकार में जाती है तो पहले वाले ब्राह्मण की पार्टी विपक्ष में रहती है। तो मुसलमानों का कब्जा कैसे हो जाएगा देश पर। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल किया, तो पार्लियामेंट में कार्मिक मंत्रालय ने लिख करके शरद जी को जवाब दिया कि 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है, मतलब वहां भी मुसलमानों का कब्जा नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। खानदानी जज बन गए, उनका नाना जज था जज बन गए, उनका बाबा जज था जज बन गए, उनका चाचा जज था जज बन गए, उनका बाप जज था जज बन गए। एक जाति के ब्राह्मण लोगों का कब्जा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, वहां भी मुसलमानों का कब्जा नहीं। मीडिया जितना अखबार चैनल आप देख रहे हो, अगर इस पर मुसलमानों का कब्जा होता तो मुसलमानों के विरोध में नफरत क्यों फैलाते। इस पर सब पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसका मतलब यह है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें डर मुसलमानों का दिखाया गया, लेकिन कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया। हमें डर मुसलमानों को, क्योंकि जब मुसलमानों का डर दिखाया जाए तभी ना वो अपने को हिंदू मानेंगे। उसके पहले तो हिंदू मानेंगे नहीं। उसके पहले तो हम कहेंगे पंडित जी तुमने हमें अछूत बनाया, तो हमारे गिलास में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, हम तुमको वोट क्यों दें। तुमने हमको शूद्र बनाया, अधिकार वंचित किया, हम तुमको वोट क्यों दें।
तुमने हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हम तुमको वोट क्यों दे? तब तो हम वोट देंगे नहीं। लेकिन हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए देश से हमको प्रेम है। जब वो देश की बात बीच में लाते हैं कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और वो ये बताते हैं मुसलमान विदेशी है, तो हमको लगता है यार विदेशी कैसे देश पर कब्जा कर ले? तो हम उनके पीछे देश को बचाने के चक्कर में खड़े हो जाते, क्योंकि देश से हमारी संवेदना जुड़ी हुई है। देश हमारा है तो देश से हमारी संवेदना जुड़ी हुई। अब हमको पता ही नहीं भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब ईरान से नहीं आए हुए बल्कि यहीं के हैं। जो मुगल आए थे वो तो खत्म हो गए ना, मुगल विदेश से आए थे। मुसलमान तो यहीं के थे ना, जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जिनके हाथ से छुआ नहीं गया, जिनको पानी नहीं पिलाया गया, जिनकी परछाई पड़ने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे, उनको जब इस्लाम आया और इस्लाम ने कहा अरे आप भी आदमी हो, हमारे साथ चटाई पर बैठो, हमारे साथ प्लेट में खाना खाओ, हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो, तो जिन लोगों को ब्राह्मणों ने नीच बनाया था, अछूत बनाया था, शूद्र बनाया था, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। मतलब उन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस्लाम को स्वीकार किया। और इसलिए आज भारत में करोड़ों मुसलमान हैं। ये करोड़ों मुसलमान अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है बल्कि हमारे भाई हैं। और ये बात डीएनए ने साबित कर दिया। डीएनए ने साबित कर दिया कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया में काला सागर के पास के लोगों से मिलता है, और SC ST OBC का और माइनॉरिटी का डीएनए, मुसलमानों का डीएनए आपस में एक है। ये सब यहीं के रहने वाले, ये बात प्रमाणित हो गई। लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमारे लोगों को डर मुसलमानों का दिखाया जाता है और कब्जा ब्राह्मणों का कराया जाता है। ये सारी साजिश पूरे देश भर में चल रही है। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग देश में अधिकार वंचित हैं। 2 समय हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू रहते हैं। जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू, जब वोट डालना हो तब अभी हम बढ़िया नंबर के हिंदू, चंदा देना हो तो और बढ़िया वाले हिंदू, इस सब के लिए हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते तब हम बिल्कुल खराब वाले, तब तो हम हिंदू रहते ही नहीं है, तब तो हम शूद्र हो जाते, अछूत हो जाते, SC ST OBC हो जाते, तब हम हिंदू नहीं रहते। साजिश को समझना पड़ेगा। मंडल कमीशन की जब लड़ाई चल रही थी, 52% को 27% मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत नहीं उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। तो OBC के साथ धोखा हो गया। ब्राह्मणों ने सोचा अगर OBC धोखेबाजी को समझ गया तो इसके विरोध में लड़ेगा तो OBC के हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है तो कब्जा वापस करना पड़ेगा। तो ये नौबत आए, इसके पहले ही OBC को मुसलमानों से लड़ा दो। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे वहां हम तुम्हारे राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते। चलो अयोध्या। तो जिनको अपनी नौकरियों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, 52% को 52% की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो मस्जिद गिराने चले गए। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया को आगे करके मस्जिद गिरवा दिया। तब ये सब बढ़िया वाले हिंदू थे। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, ट्रस्ट बन गया। अब इसमें से कोई भी बढ़िया वाला हिंदू नहीं है, किसी को भी ट्रस्ट में नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मणों को रख दिया। अब न विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू है, न परवीर तोगड़िया बढ़िया वाले हिंदू है, न उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू है, न कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमको मुसलमानों से भिड़ाया जाता है। मुसलमान पहले ही 0 हो चुके हैं, उनकी सत्ता व्यवस्था में कुछ है नहीं, ब्राह्मणों ने सब छीन लिया। अब 0 से हमको लड़ाया, बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा करो, कितना होगा? 0 होगा। जिसके पास है उससे लड़ोगे, छीना झपटी में भी कुछ हाथ आ जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे लड़ोगे तो क्या मिलेगा? 0 से लड़ोगे तो 0 ही रहोगे। मुसलमानों को ब्राह्मणों ने 0 किया और फिर हमको 0 से लड़ाते हैं, ताकि हम अपने हक अधिकार के लिए, जिन ब्राह्मणों ने हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया उनसे लड़कर अपना हक अधिकार हासिल न करें। इस साजिश को हम लोगों को समझने की, जानने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको धक्का मार दिया ब्राह्मणों ने। तब वो बढ़िया वाले हिंदू नहीं थे, लेकिन जब चंदा लेना हुआ तो रामनाथ कोविंद जी भारत में सबसे बढ़िया वाले, पहले नंबर वाले हिंदू निकले और चंदा वहीं से शुरू किए। आप लोगों के बीच में भी मांगने आते हो,
तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है, अगर हमारे भाई बंधु किसी को, हमारे समाज के किसी आदमी को अगर मंदिर के ट्रस्ट में रखा हो तो चंदा ले जाओ, और अगर नहीं रखा तो जिनको रखा उनसे ले लो। अगर ब्राह्मणों को ही रखा तो चंदा भी ब्राह्मणों से ले लो। जब ट्रस्ट में हमारी जरूरत नहीं तो चंदे में हमारी क्या जरूरत है, तो चंदा भी उन्हीं से ले लो। कहना पड़ेगा, लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। हमारी समस्या है कि हमें हमारी बोली बोलना नहीं आता, इसलिए दुनिया के 8वें अजूबे बने हुए हैं, और इसलिए लोकतंत्र में संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी अधिकार वंचित हैं। तो इसलिए हम लोगों को हमारी बोली बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हमारे ही लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम तो नीच जाति के हैं, चाय बेचने वाले हैं, तो हमारे लोगों ने सोचा अरे भाई नीच जाति का हम भी है, चाय बेचता है मतलब गरीब है, हम भी गरीब हैं। पिछड़ी जाति का है नरेंद्र मोदी, तो इसको बना दिया। जानवरों की गिनती का आदेश दिया, पिछड़ों की गिनती का आदेश ही नहीं दिया। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति को रोक दिया, जो यूपीएससी का आईएएस की परीक्षा पास किए थे। ओबीसी के बच्चों का वजीफा रोक दिया, बजट में ओबीसी को हिस्सा नहीं दिया, और जो नीट की परीक्षा अभी हो रही मेडिकल का राष्ट्रीय लेवल पर टेस्ट, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं दिया। नतीजा ये हो गया कि जनरल कास्ट का पंडित ठाकुर के बच्चे कम नंबर लाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, ओबीसी के बच्चे उनसे ज्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी पर क्यों विश्वास किया? अपने मन से नहीं। ब्राह्मणों ने कहा तो अवतार पुरुष है, यही कुछ कल्याण करेगा, दुष्टों का नरसंहार करेगा। तो हमारे लोग तो ब्राह्मणों की बात ही मानते, अपने की बात तो सुनते नहीं, मानते नहीं। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर नरेंद्र मोदी को लाया, तो नरेंद्र मोदी आज सत्यानाश कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कसम खाया है कि देश तो नहीं बिकने दूंगा, मगर बीएसएनएल नहीं बचने दूंगा, रेलवे नहीं बचने दूंगा, लाल किला नहीं बचने दूंगा, कोई एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश में कुछ भी नहीं बचने दूंगा जो देश का हो। देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश में कुछ नहीं बचने दूंगा जो देश के नाम पर हो, सब अडानी अंबानी के नाम करके जाओ। नरेंद्र मोदी के सामने समस्या खड़ी हो गई, जो चीजें सरकारी है वो तो हम अडानी अंबानी को दे सकते हैं, लेकिन किसानों की जमीन तो सरकारी नहीं है, इसको अडानी अंबानी को कैसे दें? उसके लिए 3 कानून बना दिए, और 3 कानून बना दिए। उसका रिजल्ट आखिर में यही आएगा कि किसानों की जमीन पर अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाएगा, किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाए। मजदूर पहले से ही मजदूर है, किसान भी मजदूर हो जाएगा। मजदूरी का घंटा 8 से बढ़ाकर 12 घंटा करने की तैयारी में है मोदी जी। तो क्या हो जाएगा? 8 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। मती इतना ज्यादा भ्रष्ट हो गई, सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था, पहले लोहा बटोर करके, पहले लोहा बटोरा घर घर कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाएंगे, और फिर लोहा बटोरने के बाद में फिर क्या किया? फिर जो उनके नाम से स्टेडियम था वही अपने नाम से कर लिया। तो मती भ्रष्टी का कोई सीमा होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, मगर कोई लिमिट नहीं है। सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड बनाया था, रियासतों को मिलाया था। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की रियासतें पूरे भारत में पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरी साजिश देश के साथ में हो रही है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। अभी टोल प्लाजा पर 2 गुना टोल ले रहे हैं जिसके पास फास्टैग नहीं। आने वाले समय में इतना बढ़ा देंगे, मनुस्मृति में लिखा है शूद्रों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इतना बढ़ा देंगे कि आम आदमी रोड पर चल नहीं सकता है। ऐसी स्थितियां भी भविष्य में पैदा हो सकती हैं। तो देश बहुत खतरनाक दौर में जा रहा है, इसलिए हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। केवल ये ओबीसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि शेड्यूल कास्ट को उनका हिस्सा नहीं मिला, शेड्यूल ट्राइब को उनका हिस्सा नहीं मिला, ओबीसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, माइनॉरिटीज के लोगों को नहीं मिला। तो ये किसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई है। जो नाइंसाफी का निजाम ब्राह्मणों ने कायम किया है, इस देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया पर जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, ये नाइंसाफी का निजाम है।
इस नाइंसाफी के निजाम को खत्म करना पड़ेगा और इंसाफ कायम करना पड़ेगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है बराबर बराबर सबको उस संख्या के हिसाब से दे दो। एक बाप के अगर 4 लड़के होते हैं तो बाप मर जाए तो उसमें एक लड़का गूंगा हो, बहरा हो, फिर भी उसको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो अंग्रेज गए तो सबने मिल के भगाया ना, अकेले ब्राह्मणों की औकात थी क्या अंग्रेजों को भगा देते? 1857 में तो अकेले भगा रहे थे, तो क्या हश्र हुआ था 1857 में? तो ब्राह्मणों को लगा कि ये तो अकेले नहीं भगा सकते, तो फिर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए साथ लिया और गांधी जी ने कहा कि सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। और जब प्रधानमंत्री बनाने का टाइम आया तब नहीं याद आया कि सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। तब तो लोकतंत्र की हत्या करके नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और नेहरू ने हमारी गिनती रोकी, हमारा कालेलकर कमीशन नहीं लागू किया। तो कहने का मतलब ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। तो हमें जागृत होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम किसी के अधिकार पर कब्जा करना नहीं चाहते। वैसे ब्राह्मण विदेशी हैं, उनका देश पर कोई अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को बहुत चिंता हो जाती है जब हम कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है तो कहते हैं सर भगाओगे तो जाएंगे कहाँ। तो हमारे लोग दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको बहुत चिंता हो जाती है, इसलिए हमने कहा कि अभी भगाएंगे नहीं, उसके बारे में चिंता मत करो। उनके साथ भी न्याय करेंगे, उन्होंने हमारे साथ तो न्याय नहीं किया, उनके साथ भी न्याय करेंगे। जब 3.5 को 3.5 देंगे तो उनके साथ भी न्याय हो जाएगा और 52 को 52 देंगे तो हमारे साथ भी न्याय हो जाएगा। तो वो तो ये कर नहीं सकते, ये हम करेंगे। तो ये अब पिछड़ों ने ठाना है कि देश में इंसाफ कायम किया है। क्योंकि आप साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको यकीन विश्वास है कि दूसरा चलाएगा तो लापरवाही से चलाएगा, हमारी साइकिल मोटरसाइकिल कार खराब करेगा। जब आप अपनी साइकिल मोटरसाइकिल कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो अपना देश दूसरे को चलाने के लिए क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ना सत्यानाश हुआ। जब हमारे पुरखे पूर्वजों का राज था, सम्राट अशोक का राज था, तथागत बुद्ध की वजह से सम्राट अशोक का राज आया। मौर्य वंश का राज था तो भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक भारत था। ये तो ब्राह्मणों ने टुकड़े टुकड़े किया ना, छोटा छोटा ब्राह्मणों ने किया भारत को, भारत के समाज को भी छोटा किया और भारत को भौगोलिक दृष्टि से भी छोटा किया। तो आने वाले समय में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। और इसके लिए हम सभी लोगों को अकेले अकेले लड़के ये नहीं किया जा सकता। हमारे पुरखे मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध को भी अपना गुरु माना। बाबा साहब अम्बेडकर की बिरादरी में न ज्योतिबा फुले पैदा हुए थे न तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, फिर भी दोनों को गुरु माना। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हम सब एक हैं। छत्रपति साहू महाराज को जब पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक रही है तो छत्रपति साहू महाराज अपने हाथी पर सवार होकर बाबा साहब को मिलने के लिए गए और कहा पढ़ाई पूरी करो। क्यों कहा? क्योंकि छत्रपति साहू महाराज जानते थे हम सब एक हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की सभा में साहू महाराज गए तो साहू महाराज ने कहा कि आपको आपका नेता, आपका मसीहा मिल गया है, लेकिन आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता हैं। साहू महाराज ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो कहा अगर छत्रपति साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए संविधान में आर्टिकल 340 लिखा, उसकी वजह से कालेलकर कमीशन बना, उसकी वजह से मंडल कमीशन बना, उसकी वजह से आज जो 27% मिला हुआ है वो भी बाबा साहब की वजह से मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो हम लोगों को ये बातें समझने की जरूरत है। ब्राह्मण कहता नहीं वो तो केवल शेड्यूल कास्ट के नेता थे, हम ओबीसी के लोग भी मान जाते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हम लोगों को समझना होगा और इस देश के जो असल मूल्यवासी है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको इकट्ठा होना होगा। अगर हम इकट्ठा होते हैं तो हमारी आबादी 90% के आसपास हो जाएगी और 90% लोग लोकतंत्र में 31% पे नरेंद्र मोदी सरकार बना रहे हैं तो 90 का आधा भी 35 होता है। तो अगर 90 का आधा भी 45 होता है तो अगर
हम आधा भी इकट्ठा कर लें तो हम इस देश की सत्ता और व्यवस्था को बदलने लायक हो सकते हैं। और एक तरफ खड़े होकर अगर 90 फूंक भी मार दें तो 3.5 तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आपको अपनी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है या देश का हुक्मरान बनाना है, ये आपको तय करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तो ये मन बना के निकला है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब इस देश में, इस देश के असल बासिंदों की ही हुकूमत चलेगी और हम ही सही इंसाफ लागू करेंगे। इंसाफ की इस लड़ाई में आप लोग साथ देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।